पीएसआई के अभ्यर्थियों का वेद आईएएस के इस महत्वपूर्ण मंच से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बस कल से परसों से हमारे यहाँ क्लास आरंभ होने वाली है। इससे पहले कि हम उस औपचारिक कक्षा की शुरुआत करें, आपके समक्ष ये जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सबको हम लेके उपस्थित हुए हैं। आप देखें कि ये प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और कैसा उसका समाधान है और कितनी गहराई में हम चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके अंतरतम में जाना आवश्यक होता है। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। आजकल परीक्षाएं प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, तो आपको गहरे पानी पैठ करना पड़ेगा। यदि गहरे पानी पैठ अकेले घुसोगे तो पता चला अंदर ही आप डूब गए। ऐसा नहीं, गहरे पानी पैठ और सहायक की सहायता लीजिए और नदी पार कीजिए, समुद्र पार कीजिए। आइए इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें से हम लेते हैं किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अब देखो, ये बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इसमें जब तक आपकी गहरी पैठ नहीं हो, जब तक आप स्वर्ग नहीं जाने, यानी शब्दों की जो है ना पूरा शल्य क्रिया करना आवश्यक है, जब जाके आप पीएसआई में अच्छे नंबर लाओगे। तो आइए पहला प्रश्न हम शल्य क्रिया आरंभ करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। देखिए, विद्वत्ता जो शब्द है ना, विद्वत्ता में विद्वत नाम का शब्द है। क्या शब्द है? इसका शब्द जो है ना वो है विद्वत नाम का। इस शब्द को हम लेंगे, इसका कलर ले लूं मैं। विद्वत शब्द है ना, ये देखिए विद्वत शब्द है। और विद्वत शब्द से जब ता प्रत्यय करते हैं ना, एक ता नाम का प्रत्यय होता है उसका, इस तरह से अब दोनों मिलाएंगे तो पता है क्या बनेगा? ये बन जाएगा विद्वत्ता। क्या बनेगा? विद्वत्ता। ऐसा शब्द बनेगा ये, विद्वत्ता। तो प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो देखो, विद्वत्ता तो शब्द ही गलत है। कुसुम एक शब्द है, कुसुम शब्द में इत प्रत्यय किया तो कुसुमित बना। इत प्रत्यय किया तो कुसुमित बना। और आर्थिक में अर्थ शब्द है, उससे इक प्रत्यय किया तो आर्थिक बना। इक प्रत्यय किया तो क्या बना? आर्थिक बना, आर्थिक। और जब आप आगे बढ़ते हैं उसमें पाते हैं आधिपत्य। अधिपति शब्द है, यह प्रत्यय किया, यहां साफ दिख रहा। देखिए, विद्वत शब्द विद्वत शब्द जो है ना, ये शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। विद्वत एक शब्द है, उपसर्ग नहीं है। और कुसुम एक शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। अर्थ एक शब्द, इसमें उपसर्ग नहीं है। अधिपति में अधि नाम का एक उपसर्ग है और यह प्रत्यय है। इसके दोनों के योग से बनता आधिपत्य। इसलिए हमारा जो उत्तर है वो 4 नंबर सही है। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? मानव और ता, व्यवस्था, सुंदरता, मित्रता। यहां देखिए, मनु शब्द से अप्रत्यय करते हैं तो बनता है मानव। कैसे बनता है? हम प्रत्यय वाले पकड़ में आगे बढ़ेंगे। हम मनु धन अ से मानव बना, और मानव में यदि आपने ता जोड़ा तो क्या बन गया? मानवता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानवता शब्द ऐसा है जिसमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग है, एक तो अप्रत्यय, दूसरा ता प्रत्यय। यहां देखिए, विवशता में विवश है, ता प्रत्यय। सुंदरता में सुंदर है, ता प्रत्यय। मित्रता में मित्र है, ता प्रत्यय है। इन तीनों में एक जैसी स्थिति है, इसमें 2 प्रत्यय हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या है? 1 नंबर उत्तर 2 का है। ये प्रत्ययसरही शब्द है। राष्ट्रीय, राष्ट्र शब्द में ये जोड़ा राष्ट्रीय बना, भवदीय बना, माननीय बना, भारतीय बना। यहां आप देखेंगे जो ये प्रत्यय नहीं है वो शब्द देखा जाए तो यहां पर राष्ट्र शब्द से एक एक करके देख लेते हैं। राष्ट्र से
ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय बनेगा, ठीक है। भवत से ये जोड़ेंगे तो भवदीय बनेगा, भवत और ई भवदीय, तो को द हो जाता है। माननीय, माननीय में मन नाम का एक धातु है और अनीय अनीय प्रत्यय है, ये देखिए अनीय प्रत्यय है। और भारतीय में भारत शब्द है और ये प्रत्यय है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि माननीय जो शब्द है ना, माननीय शब्द में अनीय प्रत्यय हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर 3 नंबर है। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ये तो इत्र दान, देखिए दान जो है ना उर्दू का प्रत्यय है, इत्र दान उर्दू शब्द है, खानदान उर्दू शब्द है, कलमदान उर्दू शब्द है। रक्तदान में दान नाम का कोई प्रत्यय नहीं है, रक्त एक अलग शब्द है, दान एक अलग शब्द है, इसलिए हम इसमें मानेंगे कि रक्तदान शब्द में कोई प्रत्यय दान नामक नहीं हुआ है। किस शब्द में प्रउपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रकृति, प्रत्युष, प्रत्युष में आप देखेंगे ये सब चीजें आप स्पष्ट तब होंगी जब आप शब्दों का ऑपरेशन करना सीखोगे। शब्दों की शल्य क्रिया सीखना ही इनके अनेक प्रश्नों के समाधान का हमारा हथियार है। और ये शल्य क्रिया तब आएगी जब आप बढ़िया से संधि सीखेंगे, शब्द सीखे, धातु सीखेंगे। इस वेदा आईएएस के इस उपक्रम में आप देखेंगे इस हिंदी भाषा की जो कक्षा होगी वो भाषा की कक्षा अपूर्व होगी, अद्भुत होगी, जिसमें जिंदगी भर के लिए आप हिंदी पे मास्टरी हासिल कर लेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि आप किसी भी शब्द को उठाइए और आराम से उसका विश्लेषण कीजिए। जब तक विश्लेषण नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप गहराई में जा ही नहीं सकते। क्योंकि शुरुआत के प्रश्न ऐसे हैं जिसमें सब में गहराई की अपेक्षा रख रहे हैं, गहराई की मांग कर रहे हैं लोग। और जैसा मैंने शुरू से ही कहा है, प्रकृति प्रत्यय, संधि, उपसर्ग और समास, ये 4 हथियार ऐसे हैं जिससे आप शब्दों की गहराई में जाते हैं। तो जैसे हमने देखा माननीय में अनीय प्रत्यय है, इसलिए हमारा उत्तर ये होगा। प्रकृति प्रत्यय की जब बात आ रही थी, इसमें उपसर्ग प्र प्रत्यय, देखिए प्रकृति में प्र उपसर्ग है, प्रत्युष में प्रति उपसर्ग है ना, और प्रज्वलित में प्र और उपसर्ग है, प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, साफ दिख रहा है। अब इसके बाद ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? प्र सब में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे संधि की बात समाहित है। तो संधि में प्रतिधन उष है, प्रतिधन उषा नाम का संधि है। जब ये यण संधि होती है तो प्रति का जो ती है वो बदल जाता है, खाली प्र दिखाई देता है। तो जल्दीबाजी में आपसे गलती हो सकती थी, तो इसलिए आप खोल के देखेंगे। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद आगे वाले प्रश्न पे आइए। अगले पे देखिए, किस सब विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ये बड़ा ही एक तरह से प्रश्न देखा जाए तत्सम तद्भव वाला, ये बहुत ही समस्या मूलक प्रश्न बन जाते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि हिंदी भाषा में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, विदेशी में भी अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली अनेक शब्दों का समावेश हो रखा है। हम पता ही नहीं कर पाते कि हो क्या रहा है। और तो और ये शब्द आपस में मिलके मिश्रित शब्दों का भी निर्माण करने लग गए हैं, तो बहुत कठिनाई होती है कि हम उसके पहचान पाएं। तो देखिए हम आते हैं इस पे। छिद्र शब्द तत्सम है, सौ शब्द तद्भव है, सत शब्द तद्भव है, ग्राम शब्द तत्सम है, आधा शब्द तद्भव है ना, और काम शब्द तत्सम है, मस्तक शब्द फारसी का है, श्वास शब्द तत्सम है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। सारे शब्द, मस्तक, मस्तक शब्द तत्सम है। तो हमारा चौथा जो विकल्प है ना 8 नंबर का, वो इसका सही उत्तर है। तो इसलिए हम इसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे कि साहब ये जो हमारा है ना चौथा, ये सही उत्तर है। तो ये पढ़ते ही पता चल जाता है कि मस्तक और श्वास जो है ना दोनों तत्सम है। आधा शब्द अर्ध का रूप है, अर्ध जो हिंद तत्सम का संस्कृत का शब्द, उसका तद्भव अर्ध बनता है। काम शब्द संस्कृत का तत्सम है, सच शब्द सत्य से बनता है, ग्राम शब्द इस तरह से देखेंगे। छिद्र तत्सम है, 100 तद्भव है। यो करके देखते चले गए हम, तो हमें पता चला कि ये
चौथा इसका उत्तर सही। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, माँ तद्भव है, मुख्य तत्सम है। तो ये जो माँ शब्द है ना, ये मातृ से बना हुआ है, ये तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? भंडार, कुक्कुर, घर, कंगन। देखिए तद्भव नहीं है, तो ये जो आपका भंडार है ये तत्सम है, कुक्कुर जो है तत्सम है, घर तत्सम नहीं है। हालांकि ये प्रश्न गलत है 8 नंबर वाला, क्योंकि घर जो है ना ये गृह से बना हुआ है, और कंगन जो है ना, कंकण से तो लोभे ना, ये कंकण से बना है। इसलिए ये प्रश्न गलत है 8 नंबर वाला। इसमें घर भी तद्भव है, कंगन भी तद्भव है। तो दो उत्तर होने की वजह से ये क्वेश्चन क्या है, ये आउट ऑफ हो जाता है, गलत क्वेश्चन है। ये आपकी समझ तब पता चलेगी जब आप सब ठीक ढंग से सीखोगे। अब देखिए परीक्षक महोदय से भी गलती हो गई, उन्होंने कंगन शब्द को तद्भव तत्सम मान के लिख दिया। इस तरह से ये हमारा 8वें का उत्तर है। इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों तद्भव हैं। क्या है? तद्भव हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। 9 नंबर में आइए, निम्नलिखित देशज शब्द है। देशज देखिए, नुक्कड़, लंगोट, मखौल, चमगादड़। तो जितने भी शब्द हैं ना, इसमें आपको दिक्कत होगी कि भाई कौन सा देशज है। तो यहाँ जो नुक्कड़ शब्द है ना, इसको हम तद्भव देशज कहेंगे। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? अब विदेशी मूल का कहने का मतलब यह है अंग्रेजी का, अरबी का, फारसी का, पुर्तगाली का, चाइनीज या फिर जापानी जो वर्ड्स हैं, जो कुछ कुछ हमारे यहाँ आए हुए हैं, वो सारे के सारे विदेशी कहलाते हैं। तो यहाँ पर किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आज जो है ये हमारा देशी शब्द है। आसरा जो है आशा से बना हुआ है। देखो ऐसे प्रश्नों को ढूंढा जा सकता है। ये सारे दोनों शब्द हमारे अपने हैं। और यदि आप ये इनको देखेंगे तो लालच और कमरा ये विदेशी मूल के हैं। लालच और कमरा जो है ये विदेशी मूल का है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा इसमें 4 नंबर। तत्सम शब्द हैं। देखिए संयोग जो है ना, इसका जो तत्सम होता है ये संयोग होता है, इसलिए तत्सम नहीं है। महीना जो है ना फारसी का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी का है। और पड़ोस जो है ना ये भी देशी शब्द है। कुटुंब शब्द जो है ये तत्सम है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर 4 अंक वाला जो क्रमांक में है शब्द वो हमारा उत्तर होगा। तो हम इसमें कुटुंब में ये चिन्ह लगाना चाहेंगे, कुटुंब। इस तरह से इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। इसमें से एक प्रश्न 8 नंबर गलत है, बाकी सारे प्रश्न का समाधान हमने यहाँ पे कर दिया है। आगे देखते हैं। आगे वाले प्रश्न में 8 तो गलत था, 9 में हमारा नुक्कड़ पता चल गया है ना, और 10 में लालच है, इसमें कुटुंब है। 11 नंबर हो गया। अब 12वें प्रश्न की यदि बात करें हम, तो 12 नंबर प्रश्न किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? इसको समझने की आवश्यकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है। जब उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसी जातिवाचक में परिणत करते हैं तो व्यक्तिवाचक के जातिवाचक में बदलाव की बात आती है। यहाँ देखिए मैं फिलहाल केवल उत्तर दे रहा हूँ, मैं कोई चीज समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखिए हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं, जातिवाचक है। देश को नटवर लालों ने, देखो नटवर लाल जो शब्द है ना, तो नटवर लाल शब्द व्यक्तिवाचक है। इसको जिस रूप में प्रयोग किया गया है उसको हम कहेंगे ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक में परिणत है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जो अनिश्चित हो। वह कुछ खा रहा है, वह कुछ जो शब्द है ना ये खुद अपने आप में अनिश्चय होने के कारण ये 2 नंबर इसका उत्तर होगा। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना वो होते हैं मैं,
तू और इसके यौगिक रूप और आप। लेकिन आपके 3 रूप हैं, आपके भी 3 हैं। एक तो होता है निजवाचक आप, एक होता है पुरुषवाचक आप, एक होता है अन्य पुरुषवाचक आप। ये बड़ी विचित्र बात है वास्तव में। आपको आप लेके चलेंगे, पता चला आप 3 रूपों का है। जब हमारी कक्षा होगी तब आपको विस्तार से समझाएंगे हम कि कैसे आप 3 रूपों में प्रयुक्त होता है। आपके 3 अर्थ हैं। यहां जो पूछा गया है वो ये है, सर्वनाम किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सामान कौन लाएगा, इसमें मैं तू वगैरह है नहीं। आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की साफ दिख रहा है, आप यहाँ बैठिए में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हम स्कूल जा रहे हैं, हम जो है ना, हम ये मैं का बहुवचन है, इसलिए हम चौथे नंबर को पुरुषवाचक सर्वनाम मानेंगे। हालांकि आप में भी है, लेकिन आपका 3 रूप है, इसलिए आप केवल पुरुषवाचक तो हो नहीं सकता। आप पुरुषवाचक भी है, अन्य भी है, निज भी है। इसलिए ज्यादा सही उत्तर कौन सा होगा? 14 नंबर का 4 नंबर उत्तर सही होगा। कई बार देखो इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता और एक युक्त जो चिंतन होता है उसका भी प्रयोग करना पड़ता है हमें यहाँ पे आकर के। 15वें विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उत्तम अवस्था बड़ा इजी है। देखिए, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, भद्र भद्रतर भद्रतम। जो तम प्रत्यय होता है वो तम प्रत्यय आपके उत्तम अवस्था का प्रतीक है। जैसे अंग्रेजी में होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का एक नाम है उत्तम अवस्था। यह बहुत सुंदर चित्र है, उत्तम अवस्था नहीं है। मेरा घर उसके घर से छोटा है, तुलनात्मक है, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। ये 3 नंबर जो है ये उत्तम अवस्था का शब्द है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सर्वनाम जो है वो आपके 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के सर्वनामों में ऐसा कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए जो भाववाचक संज्ञा बनाते हो। तो वो अहम नाम का जो शब्द है ना, ये अहम सर्वनाम का है और कार जोड़ के इसको संज्ञा बनाया गया है भाववाचक का। अहम कार जो शब्द है, अहम संस्कृत का शब्द है और अहम संस्कृत शब्द को हम सर्वनाम ही मानेंगे। तो सर्वनाम अहम से कार जोड़ने के बाद जो अहंकार शब्द बनेगा वो भाववाचक संज्ञा का शब्द बनता है। इसलिए हमारा उत्तर 16 का क्या है? 3 है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया? प्रेरणार्थक बड़ा इजी है। प्रेरणार्थक यानी जिसमें प्रेरणा हो, पॉजिटिव। तो यहाँ देखें आप, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, प्रेरणार्थक नहीं है। अध्यापक छात्र से कान लिखवाता, ये प्रेरणार्थक है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए उनसे। तो इस तरह से 2 नंबर का जो वाक्य है ना वो प्रेरणार्थक है। ये जो क्रियाएं हैं ना प्रेरणार्थक, ये करीबन 11-12 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, और आपका सकर्मक है, अकर्मक है, रंजक क्रिया है। तो इस तरह से 11-12 प्रकार की क्रियाएं हैं। उसमें से प्रेरणार्थक पूछी है तो प्रेरणार्थक में प्रेरणा का भाव होता है, इसलिए इसको हमने 2 नंबर के रूप में इंगित किया। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक अकर्मक क्रियाओं का 2 रूप है। देखिए, मूल रूप से जिस क्रिया में क्या किसको पूछा जाना संभव हो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं खाता हूं से पूछे क्या खाता हूं, किसको खाता हूं, तो उत्तर आएगा रोटी खाता हूं, आम खाता हूं, फल खाता हूं। तो चूंकि क्या किसको का उत्तर आ रहा है, इसलिए खाना क्रिया को सकर्मक मानेंगे। ऐसे हम पूछ के देख लेते हैं सकर्मक। माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को क्या सुलाती है, माँ बच्चे को क्या सुलाती है, उत्तर नहीं आ रहा है। चीता तेज दौड़ता है, चीता तेज क्या दौड़ता है, चीता तेज क्यों नहीं, क्या किसको दौड़ता है। यानी सकर्मक लाने के लिए हमें 2 बात चाहिए, क्या का उत्तर और किसको का उत्तर। किससे? क्रिया से। इन दोनों का उत्तर यदि हाँ में आए तो ये सकर्मक होता है। देखिए यहाँ उत्तर आ नहीं रहा है, यहाँ उत्तर आ नहीं रहा है। शोरगुल से बच्चा जाग गया, बच्चा क्या जाग गया, बच्चा किसको जाग गया, ऐसा पूछा जाना संभव नहीं है। तो ये तीनों चीजें जो है ना अकर्मक हैं। और माँ बच्चे को सुलाती है, देखो सुलाती है,
माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, सुलाती किसको सुलाती है? बच्चे को सुलाती है। तो आ रहा है उत्तर। इसलिए हम इसे कर्म के रूप में परिभाषित करेंगे और हमारा उत्तर होगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण 1 नंबर। क्रिया विशेषण रहित तो वाक्य है। क्रियाएं जो होती हैं वर्ब, उसकी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, वह अचानक चला गया, ये चला गया में जो अचानक है यही क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो कैसे सुनो? ध्यान से, ये भी क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। वह प्राय यहाँ आया करते थे, प्रायः ये क्रिया विशेषण है। तो 3 क्रिया विशेषण है, एक जो बच रहा है वो क्रिया विशेषण नहीं है। अर्थात आपका जो 3 नंबर सेंटेंस है, 3 नंबर जो उत्तर है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? देखिए, संबंध सूचक अव्यय जो है ना, वो काके की, काके की, काके की जैसा होता है। घर के सामने, राम के बिना, छत के ऊपर। तो काके की के साथ जो शब्द जुड़ा होता है उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, वह मेरे घर के पीछे रहता है, तो ये घर के पीछे रहता है, ये संबंध बोधक है। हमारे शहर के आसपास, ये संबंध बोधक है। माँ के बिना, ये संबंध बोधक है। यह काम पहले करना चाहिए थे, ये संबंध बोधक नहीं है। इसका मतलब 20 का उत्तर 4 हो गया। इसको हम 4 के रूप में कहेंगे कि भाई ये 4 हमारा उत्तर है। 21 देख, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है ऐसा सर्वनाम जो विशेषण के साथ, विशेष्य के साथ हो। जैसे आप देखिए, यह गाय घास खा रही है। यह गाय में यह जो है ना, ये सर्वनाम है और गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह को हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो इसका बड़ा सरल सा सिद्धांत है। सर्वनाम यदि अकेले होंगे, सर्वनाम की आदत होती है वो अकेले होते हैं, ये अकेले होंगे, अकेले होंगे। यह वह वगैरह, ये देखो, यह वह वगैरह जो सर्वनाम है वो यदि अकेले होंगे तो सर्वनाम कहलाएंगे। और यदि ये यह वह वगैरह दुकेले होंगे, यानी किसी के साथ होंगे, तो वो विशेषण कहलाएंगे। कौन से विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, वे कल जा रहे हैं, वे क्या क्या पूछा? सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम है। आप तो महान हैं, आप सर्वनाम है। कोई आदमी आया, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह जो है ना सर्वनाम है। कोई आदमी आया, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर 3 नंबर होगा। अर्थात ये तीनों हमारे प्रश्न से हटके 4 नंबर जो है ना, 3 नंबर, ये इसका उत्तर सही होगा। 21वां प्रश्न था ये। मैं 22वें पे आता हूं। 22वां देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हो? देखो, निपात बड़े फिक्स से हैं। तो, ही, भी वगैरह कुछ शब्द ऐसे हैं जो निपात कहलाते हैं। आप इसे रट लीजिए और छूटते ही बताइए कि प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे इसमें तो लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे शहर भर में बात फैल गई और मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। यहाँ जो शब्द है ना, ये ताकि, ये भी निपात है। इसलिए शहर भर में यह बात फैल गई, ये जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा। नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन वात पर्याय है, अनिल पर्याय है, समीर पर्याय है, मारुति पर्याय नहीं है ना। मरुत शब्द होता है, मरुत, तो मरुत हवा को कहते हैं। इसलिए हमारा जो शब्द है ना, समीर, अनिल, अनिल अनल दहन का पोषक है। अनल दहन का, अनल शब्द होता है। देखिए, एक शब्द होता है अनिल, एक शब्द है अनल। अनल जो है ना, ये अग्निवाचक है। किसका वाचक है? अग्निवाचक है। और अनिल जो है ये हवावाचक है। तो वात हवा है, अनिल हवा है, समीर भी हवा है, मारुत शब्द हवा नहीं है। मारुत शब्द, मरुत के पुत्र को मारुति कहते हैं।
तो ये हनुमान जी का बोधक शब्द है। ये पवन पुत्र थे वो, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा? 2 नंबर उत्तर होगा। तो हमारा जो ये उत्तर होगा इसका 2 नंबर होगा। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? देखिए, निकेत, निलय, सदन, साकेत, आलय, निकुंज, गृह, भुवन। निकेत, निलय घर का पर्याय है। सदन, साकेत जगह का नाम है साकेत। आलय, निकुंज, आलय आलय है, निकुंज कुंज को कहते हैं जहां पर बहुत सारे झुरमुट हो, पत्तेदार पौधे हो उसको। तो निकुंज घरवाचक नहीं है, साकेत घरवाचक नहीं है, भुवन घरवाचक नहीं है, ये घरवाचक है, इसलिए पहला इसका उत्तर सही है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र है, उदधि है, चपला, बिजली, चंद्रमा, शशांक, भास्कर, निशाकर। भास्कर माने सूर्य होता है और निशाकर माने चंद्रमा होता है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा परस्पर पर्यायवाची शब्द, ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। विश्वबोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? विश्वबोधक अव्यय बड़े सरल होते हैं। आहा, ओहो, हाय इत्यादि जो शब्द होते हैं वो विश्वबोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पूछा ये जा रहा है, ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तथ्य सही नहीं है, ये सही तथ्य है। इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है, ये भी सही तथ्य है। एक ही विस्मयबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सिद्ध किया जा सकता है, ये भी सही तथ्य है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, ऐसी बात नहीं है। 4 नंबर इस वाक्य सही है। ये तीनों आपका गलत कथन है, यानी ये तीनों सही हैं, ये वाला गलत कथन है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। ये जो विस्मयबोधक जो शब्द है ना, ये वाक्य के हिस्से होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 4 नंबर उत्तर होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको? हम इन सबको हटा के 4 को टिक लगाएंगे। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निषिद्ध, विहित। निषिद्ध माने मना करना, विहित माने उसका विधान करना। बिल्कुल सही है, बड़ा प्यारा शब्द है। मशीर्ण, रुक्ष। मशीर्ण माने होता है सॉफ्ट, कोमल, रुक्ष माने होता है कठोर, ये भी सही है। शांत और क्लांत, ये जो दोनों है ना, ये वाला एक दूसरे का विकल्प नहीं। शांत माने भी थका हुआ और क्लांत माने भी थका हुआ, इसलिए हमारा उत्तर है 3 नंबर। वैमनस्य, सौमनस्य बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे के पर्याय नहीं है, बल एक दूसरे के पर्याय का विलोम है ये, इसलिए सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ? 3 नंबर। 28 में देखिए, इति इति का अर्थ भेद है। देखिए, इति माने होता है समापन और इति मतलब होता है बाधा, फसल की बाधा वगैरह जो होती है उसको हम कहते हैं। तो इति माने समापन और इति माने दुख। तो ये आ गया हमारा, ये 4 नंबर इसका उत्तर है। इस शब्दों का है, देखिए शब्दों का खेल है। जो शब्द आपको आता है उसका उत्तर हमें आता है तो हम टिक लगा सकेंगे आराम से। किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? देखिए, आसन माने होता है आसन, और आसन माने होता है समीपस्थ। पट माने होता है वस्त्र और पटु माने होता है निपुण, ये भी सही है। सुसंगत नहीं है, लगता है पहला ही नहीं है। पृष्ठ का मतलब होता है पूछा हुआ और पृष्ठ का मतलब होता है पीठ, ठीक है। गौड़ का मतलब होता है ब्राह्मणों की एक जाति और गौण का मतलब जो प्रधान ना हो। तो ये पहला वाला जो है ना सही है, क्योंकि आसन माने आसन और आसन का मतलब होता है जो निकट में हो, इसलिए हमारा पहला ही विकल्प सही है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है? देखिए, कोर का मतलब होता है कौर, कौर, कोर और कौर सुसंगत है। तो ग्रास, कोर का मतलब यहाँ फिर से गड़बड़ हो गया। कौर का मतलब ग्रास होता है, कोर का मतलब किनारा होता है। ये पहला जो है गड़बड़ है। निश्चल, निश्चल, निश्चल का मतलब होता है स्थिर और निश्चल का मतलब होता है सीधा, ये भी उल्टा कर रखा है। सुधि का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, विद्वान। सुधि का मतलब विद्वान और सुधि का मतलब अच्छी बुद्धि। तो देखिए, यहाँ भी गड़बड़ कर रखा है। सुधि को विद्वान बता रखा है और सुधि को चेतना बता रखी, ये गलत है। और उसका मतलब कठोर और पुरुष का मतलब नर, ये 4 नंबर सही है।
तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका थोड़ा सा भी शब्द ज्ञान है तो शब्द का ज्ञान होना चाहिए और शब्द को ऑपरेशन करने की योग्यता होनी चाहिए। और शब्द के ऑपरेशन करने की योग्यता, जैसे डॉक्टर 2-3 वर्षों में चीज़ों का ऑपरेशन करना जानते हैं, सीख जाते हैं, ऐसे ही आपको वेद आईएएस के इस परिसर में आके हमसे शब्दों का ऑपरेशन सीखना होगा। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो सारे शब्द आपके अपने हो जाएंगे और आप आराम से हिंदी में 180 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। भ्रांत का विलोम शब्द है। भ्रांत का मतलब होता है कंफ्यूज होना, तो भ्रांत का विभ्रांत वही बात है। निर्भ्रांत, संभ्रांत और उद्भ्रांत। निर्भ्रांत इसका सही हो सकता है। निर्भ्रांत का मतलब संभ्रांति न हो और भ्रांत का मतलब जो कंफ्यूज हो, इसलिए इसका जो विलोम है वो निर्भ्रांत है। विभ्रांत का मतलब विशेष रूप से भ्रांति वाला। संभ्रांत का मतलब बहुत पैसे वाला, बहुत नाम और यश वाला व्यक्ति। उद्भ्रांत का मतलब होता है, और भी उद्भ्रांत कोई बहुत पॉपुलर वर्ड नहीं है, वास्तव में भ्रांत और निर्भ्रांत ये दोनों एक दूसरे के विलोम के रूप में शास्त्रों में, प्रयोगों में, हिंदी में प्रयुक्त हो रखे हैं। आगे देखिए, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? भाई जिसको वश में करना कठिन हो वो दुर्दांत होता है। दुस्तर, दुर्वह, दुर्दांत, दुरूह, तो ये दुर्दांत होता है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात गलत है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, ये सही है ना, ये सही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति, ये भी सही है। जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, ये भी सही है। तो किस विकल्प में वाक्यांश से शब्द सार्थक नहीं है? ये वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उत्तर ये करना है 1 नंबर। क्या करना है? 1 नंबर। ये तीनों आपके हट जाएंगे, ये तीनों इसके उत्तर नहीं हैं। दीर्घ श्रुति शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? दीर्घ श्रुति का मतलब होता है किसी प्रदत्त कार्य को अपेक्षा से अधिक समय पर करना, उसे दीर्घ सूत्रता कहते हैं। तो दीर्घ सूत्री का हम बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच, एक ज्यादा देर लगाने वाला, ये वाला इसका उत्तर होगा। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मुक्ति पाने का इच्छुक वो मुमुक्षु कहलाएगा, है ना, मुमुक्षु कहला। तितिक्षा, पार करने की इच्छा। मुमूर्षु, मरने का इच्छुक। जिजीविषा, जीने की इच्छा। इस तरह से यहाँ पे देखिए, एक तो शब्द है विशेषण, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा भी कैसा? एक विशेषण है और एक भाववाचक है। तो जिजीविषा ये भाववाचक है, ये भाववाचक है। तितिक्षा ये भाववाचक है, और मुमुक्षु ये विशेषण है, मुमूर्षु ये विशेषण है। लेकिन हमारा प्रश्न ये था कि भाई मुक्ति पाने के इच्छुक कौन कहलाएगा? तो मुमुक्षु कहलाएगा। वैष्णवों के यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत किया जाता है, मुमुक्षु, है ना, मुमुक्षु, मोक्ष पाने का इच्छुक को मुमुक्षु कहते हैं। ये विशेषण शब्द है। तो आप भ्रांत न हो, आप चीजों को ठीक से बता सकें, इसलिए मैंने सबको लाल से इंगित किया है, ठीक है ना। आगे आइए, प्रश्न संख्या 36, कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए, श्रृंखला बिल्कुल शुद्ध है, पुनर्निर्माण बिल्कुल शुद्ध है, आर्द्रता और भर्त्सना, इन दोनों पे आके हम अटक रहे हैं। तो यहाँ पे आर्द्रता नहीं होता, आर्द्रता, रॉ उसके ऊपर आ जाएगा, तब ये शुद्ध होगा। बाकी हमारा ये जो शब्द है ना, ये अशुद्ध है। तो 36 का विकल्प क्या होगा? 36 का विकल्प हमारा होगा, अशुद्ध पूछा है तो हमारा विकल्प होगा आर्द्रता। ये बड़ी समस्या है, कभी तो अशुद्ध पूछता है, कभी शुद्ध पूछता है, तो आपको क्या हिलाता रहता है, हिलाता रहता है। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो गलत होने के अवसर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? भाई आनुषंगिक ये सही लग रहा है, पदोन्नति सही है, आध्यात्मिक गलत है। देखिए, आध्यात्मिक गलत है, हितैषी गलत है, ऊर्जावान भी गलत है। अब क्या बचा? आनुषंगिक बचा।
पदोन्नति बचा, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 37 नंबर का एक उत्तर होगा। अब इसको थोड़ी ज्ञान वृद्धि कर लो आप। ज्ञान वृद्धि कैसे? शुद्ध क्या होगा सबका, ये मैं बता देता हूं। देखिए, ये देखिए, ये इसका तो आध्यात्मिक होगा, है ना, आध्यात्मिक। इसमें आ आएगा, इसमें आ आएगा, आध्यात्मिक। रात्रि शब्द बिल्कुल शुद्ध है। रात्रि शब्द आपको ध्यान देना है, रात्रि ये भी सही है और रात्रि ये भी सही है, दोनों शब्द शुद्ध हैं रात्रि के। और हितैषी में 2 मात्रा आएगी, हितैषी, ये शुद्ध लिख दिया मैंने। और सर्वोपरि शुद्ध है, अतिथि शुद्ध है। ऊर्जावान जो है ना, ये ऊर्जावान ऐसा होगा, ऊर्जावान ऐसा होगा, तब जाके सारे शुद्ध सामने आ जाएंगे। तो मैंने 37 के सारे शब्दों को शुद्ध करके लिख दिया है। और एक बात और बताई है, रात्रि दोनों शब्द शुद्ध होते हैं, अर्थ एक जैसा होता है दोनों का, लेकिन शब्द दोनों शुद्ध हैं। आगे बढ़ें, आगे देखें आप। हमारा प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पे विचार कीजिए। क्या विचार करें? सब बढ़िया है। आद्योपांत बिल्कुल सही शब्द है, पश्चाताप बिल्कुल सही शब्द है, सहधर्मिणी भी। आपका प्रश्न गलत है साहब, आपने तो प्रश्न गलत बनाया है। ये दोनों गलत शब्द हैं। अब बच्चा इसका क्या उत्तर देगा? सहधर्मिणी कुछ नहीं होता है और उच्छ्वास कुछ नहीं होता है। इसका शुद्ध रूप होगा, इसका मतलब 38 नंबर प्रश्न गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा सहधर्मिणी, सहधर्मिणी, ये शुद्ध होगा। और उच्छ्वास में उच्छ्वास शुद्ध होगा। अब तक 2 प्रश्न गलत आ गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है और भुगतना बच्चों को पड़ता है। अब जिसकी भी गलती हो, बनाने वाले की गलती हो या फिर टाइप करने वाले की गलती हो, भुगतना बच्चों को पड़ता है। क्योंकि खामखा बच्चों को पैसे खर्च करने होते हैं, चैलेंज करना होता है, तब जाके न्याय मिलता है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। वास्तव में आरपीएससी को चाहिए कि कुछ अच्छे टीचर रखें, कुछ अच्छे विद्वान हिंदी के ज्ञाता को रखें जो इस तरह की गलती। अभी हम लोग 20-25 प्रश्न किए हैं, हमने अब तक 37 किए, 2 गलत आ गए, तो 2 गलत पे तो कहानी बदल जाएगी भाई, है ना। तो ये दोनों प्रश्न गलत हैं। अच्छा, इस तरह से विश्वास के साथ गलत घोषित करने की योग्यता सब में नहीं है। यही खासियत है वेदा आईएएस की, कि आपको कोई भी प्रश्न गलत है तो तत्काल गलत, और कुछ सही है तो तत्काल सही, अच्छा है तो बहुत अच्छा, खराब है तो खराब कहने की क्षमता, दक्षता और हिम्मत, ये दोनों चीज चाहिए। ये दोनों चीज आपको वेदा आईएएस की कक्षा में मिलेगी। हिंदी के बारे में देखिए, आरपीएस ने जो गलती की है हमने बता दिया। शुद्ध ये होगा, ये सारे शब्द क्या हैं? सारे शब्द गलत। अब इसका तो उत्तर क्या बताएं? आप इसमें उत्तर ये बताएंगे कि ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, शुद्ध रूप इसका ये है, हम ये बताएंगे इसमें। तो आगे बढ़िए, किस विकल्प में उक्त में से सभी शब्द शुद्ध हैं? अच्छा, एक मिनट, इसमें कुछ और बात पूछी गई है। अब इसका उत्तर ही आ गया। चलो, अ और ब, अ भी सही है, ब भी सही है, ब और स सभी शब्द शुद्ध हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ये प्रश्न, और ब शुद्ध है, ये प्रश्न सही है। ब स गलत है, स द गलत है, अ द गलत है। हाँ, तो ये 1 नंबर उत्तर आ गया इसका। 38 का उत्तर 1 आया। उत्तर मैंने लिख दिया है, अब इसके हिसाब से उत्तर 1 आया। पहले हमने सोचा कि प्रश्न का यदि इसमें से पूछा गया तो 2 शब्द गलत हैं यहाँ पे। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अब इसमें वो बुझावल नहीं बुझाया है। अभ्यारण्य कुछ नहीं होता है, निर्वलंब होता है, पर्यवसान होता है, विपन्नावस्था कुछ नहीं होता, तदुपरांत होता है, प्रत्यावर्तन होता है, सभी शब्द शुद्ध है, ये मिल गया। दुरावस्था कुछ नहीं होता, पुनरावलोकन कुछ नहीं होता। तो लगता है पुनरावलोकन और ये चीजें जो है ना, इन्हें बार बार पूछ रहे हैं। ये इससे पहले जो पेपर हुआ उसमें भी इन्होंने पूछा था, यहाँ भी पूछ रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास उत्तर आ गया कि पर्यवसान और विपन्नावस्था। तो अब इसमें मेरा काम ये है कि अब मैं इसका सही सही एक तो शब्द का शुद्ध रूप बता दूं और उत्तर बता दूं। ये देखिए, ये 3 नंबर इसका सही उत्तर है।
इसका सही रूप भी बता दूं मैं। इसका रूप होता है सही अभयारण्य। अभयारण्य ये सही रूप आ गया। और निर्वलम सही है। परेशान विपन्नावस्था का होगा विपन्नावस्था। विपन्न धन अवस्था दीर्घ संधि होकर के विपन्नावस्था शब्द बनेगा। विपन्नावस्था। और यहां भी गलत बताया है तो देखो दुरावस्था कुछ नहीं होता है, ये बनेगा दुरावस्था। क्या बनेगा? दुरावस्था। और पुनरावलोकन का शुद्ध रूप क्या होगा? पुनरवलोकन। 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 निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अट्टहास बिल्कुल शुद्ध है, धनाढ़ अशुद्ध है, इकट्ठा शुद्ध है, मुठभेड़ भी अशुद्ध है। तो अट्टहास शुद्ध है, इकट्ठा भी, इकट्ठा ठ है इसलिए ये शुद्ध नहीं है, है ना? ये भी अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये देखो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, अट्टहास शुद्ध है। तो 40 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर जो है ना वो एक विकल्प के रूप में है इसका। और हम 41वें पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आज 50 तक ही प्रश्न कराऊंगा, 50-60 तक करा दूंगा, बाकी के प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में कराऊंगा। और परसों से हमारी कक्षा आरंभ हो रही है। परसों से जो है ना साक्षात बैठ के आप चीज़ों को सीखेंगे, हिंदी में परफेक्शन लाएंगे। अच्छा, आज सूचना आई है कि ये जो परीक्षा है आराम से अगले वर्ष होने जा रही है, मार्च अप्रैल में। तो फिर तो आनंद आ गया आपके, जो दृढ़ निश्चय करके हमारे यहाँ आ चुका है। तो क्योंकि अब हिंदी तो हो जाती 2-3-4 महीने में, लेकिन जीके जीएस नहीं हो पाता। तो जीके जीएस का इतना शानदार मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। आप हिंदी 2 बार कर सकेंगे, हिंदी 2 बार कीजिए, ताकि पहली बार में यदि आप 70-80 नंबर ला रहे हैं, दोबारा करेंगे तो 90+ नंबर आने लग जाएंगे आपको। तो उसका पूरा समय मिल गया। और जो जीके जीएस वाली जो बात है उसके लिए अच्छा खासा समय अब आरपीएससी के द्वारा दे दिया गया है। क्योंकि परीक्षा अप्रैल में हो रही है 2026 में, अब आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 8 महीने का समय है। 8 महीने में तो आप बिल्कुल 100% तैयारी करके और इस परीक्षा में अपना झंडा गाड़ सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो आइए हम 51वां लेते हैं, 41 ले रहे हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए, उत्तरोत्तर अशुद्ध है, बेहतर शुद्ध है, विवाहेतर शुद्ध है, इतरेतर। उत्तरोत्तर अशुद्ध है। इसमें क्या अशुद्धि है? उत्तरोत्तर में डबलता होगा, उत्तरोत्तर ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई उत्तर शब्द ऐसा होता है, उत्तर धन उत्तर ऐसा होता है। जब अ उ मिलके ओ होगा तो क्या बनेगा? उत्तरोत्तर। भाई तो में जो डबल त है उसे किस खुशी में हटाओगे आप? उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर लिखा जाएगा, इसलिए गलत है ये। तो हमारा पहला विकल्प है 41 का। 42 का किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, माँ ने बच्चे को सुलाया, बच्चे को सुलाया, ठीक है, माँ करता है, बच्चा कर्म है। मालिक ने सेवक को धन दिया, मालिक ने सेवक को धन दिया। यहाँ जो सेवक शब्द है ना, ये सेवक शब्द में ही संप्रदान है। मोहन ने सोहन को पीटा, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, ये सारे नहीं है। आपका 2 नंबर सही है। अब यहाँ एक बात सुनो आप, बात ये है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जो परिपाटी है ना, बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, वो सारा का सारा ये जो कर्ता ने कर्म को सब गलत है। क्योंकि इसके सहारे आपका सब गलत होने वाला है। और गलत क्या गलत हो गया देख लो। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसमें संप्रदान कौन सा है, के लिए वाला कौन सा है? तो यहाँ के लिए तो कहीं है ही नहीं। और जबकि सेवक को हमने, यानी को देखते हुए तो ये तो कर्म हो गया। मालिक ने कर्ता हो गया, सेवक को कर्म हो गया। यदि कर्ता ने कर्म को मानते हो आप, तो उसके अनुसार ये क्या हो गया? मालिक तो हो गया कर्ता और सेवक क्या हो गया? कर्म।
और यदि ऐसा बताए तो आपको मिलेगा 0। सच्चाई ये है कि कर्ता ने कर्म को करण से, इसके चक्कर में मत रहना। मैं बताऊंगा ये पूरा गलत है। कर्ता ने कर्म को करण से जो वेल स्टैब्लिश थ्योरी है हिंदी की, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें इसके भरोसे जो जाएगा वो सारे कारक चिन्हों को गड़बड़ करेगा। इसमें 2-3 बात सही है, षष्ठी संबंध वाला सही है, मे पेपर सप्तमी सही है, बाकी 1 2 3 4 5 जो है ना सब गलत है। गलत का मतलब इससे भ्रांति उत्पन्न होती है। मैं बताता हूँ, देखिए, जिसको दिया जाता है, जब कभी किसी को दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, संप्रदान। तो यहाँ किसको दे रहे हैं हम? सेवक को दे रहे हैं ना, इसलिए हमारा जो सेवक है वो कर्म नहीं होगा, क्या होगा? संप्रदान होगा। और ये जो को लगा हुआ है, जो बच्चा को याद करके बैठा है ना, वो गलती कर देगा। को हर बार संप्रदान हो जरूरी नहीं है। को कर्म भी हो सकता है, को कर्ता भी हो सकता है, को संप्रदान भी हो सकता है। और कर्ता ने कर्म को यदि आप याद करते हो तो वो रट्टाफिकेशन की वजह से आप ये सोचते हो कि को कर्म है, जबकि को कर्म नहीं है। को कर्म भी है, को कर्ता भी है, को अधिकरण भी है, को संप्रदान भी है। इसलिए को के बारे में 4 बात तो मैंने अभी बता दी। अब कैसे है इसको हम देखेंगे। अभी मैं बता दूं, ये जो को है यहाँ पे संप्रदान है। क्यों है? जिसको देते हैं ना उसमें संप्रदान माना जाता है। आगे आइए, प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। 43 पे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, अपादान है। आकाश से पानी बरसा, अपादान है। वह विद्यालय से आ रहा है, अपादान है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। ये जो हाथ से फल तोड़ा ना, तो हाथ का प्रयोग उसने साधन के रूप में किया, इसलिए हाथ से करण है। हाथ से क्या है? करण है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4 नंबर उत्तर होगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में अपदान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो यहाँ जो आपका ये है ना, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यह अपादान नहीं, ये करण है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? उसकी चमक, उसकी आहट, उसकी बात, खेत, है ना, सभी शब्द स्त्रीलिंग। ये रहा ना, सभी शब्द पहला ही पहला है, पहले ही पहला है ना। पहले ही पहला जो शब्द है ना, वो दोनों शब्द स्त्रीलिंग के बोधक हैं। क्योंकि खेत पुल्लिंग है, चाल चलन पुल्लिंग है, भूख स्त्रीलिंग है, लेकिन नाच पुल्लिंग है। इसलिए इसमें केवल एक विकल्प ऐसा है जो सभी स्त्रीलिंग वाला शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द एक तो आपका आह्लाद है, ये अशुद्ध है। आह्लाद कैसा होगा? आह्लाद ऐसा लिखा जाएगा, आह्लाद। ये तो हमारा जो उत्तर है ना 45 का, 45वें का उत्तर क्या है? आह्लाद। ये गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा। 46वें पे आइए, निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो बहुवचन भाई कौन सा है? लोग बहुवचन है, प्रेम तो एक वचन है, लोग जो है ना, लोग जा रहे हैं, ये बहुवचन का है। देखो, ऐसे प्रश्नों का करने का तरीका बताता हूं। आप हिंदी भाषी हैं तो आपको एक वाक्य लेके प्रयोग में लाना है। वाक्य लेके प्रयोग में जब लेंगे, वाक्य जब बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है। लोग जा रहा है नहीं आएगा, लोग जा रहे हैं ही बोलते हैं। तो जा रहे जो है ना बहुवचन के लिए आता है, इसलिए पता चल गया कि लोग शब्द बहुवचन है। एक वचन में प्रयुक्त होना शब्द कौन सा? यहां भी वही बात आ गई। ये देखिए, मेरे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा पुल्लिंग बहुवचन होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। प्राण हमेशा बहुवचन होता है। भीड़ जो है ना वो एक वचन होता है। भीड़ जा रही है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? अब यहाँ विचित्रता ये हिंदी भाषा की, लोगों को तो बहुवचन मानते हैं, भीड़ में भी बहुत से लोग हैं, लेकिन इसको हिंदी में एक वचन माना जाता है। भीड़ टूट पड़ी, भीड़ भाग गई, भीड़ आ रही है, जा रही है, हम एक वचन में भीड़ को मानते हैं। तो इस तरह से एक 44 46 में तो लोग जो है बहुवचन है,
भीड़ यहाँ पे एक वचन है, तो हमें ध्यान रखना है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। प्राण, जैसे देखिए, ये मेरे हस्ताक्षर हैं, ये मेरे हस्ताक्षर हैं ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बिंदी आएगी। दर्शन, उनके दर्शन हो गए, उनके दर्शन। अब दर्शन के साथ क्या आ रहा है? उनके बहुवचन आ रहा है ना। और प्राण जो है, उनके प्राण निकल गए ऐसा बोला जाता है। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए ऐसा आएगा, बहुवचन आएगा। एक वचन होता तो गया आता। और फिर इसके बाद किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो एक बार फिर से वही बात आ गई, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ तो मध्यम पुरुष का कोई लेना देना है नहीं। ऐसे समय आप साथ न दोगे तो कौन देगा? ये आप जो है ना मध्यम पुरुष का है। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह आप दिखाई दे रहा है लेकिन ये निजवाचक है ना। आप भला तो जग भला, तो यहाँ पर जो आप है ना वो भी पुरुषवाचक के नहीं है, ये निजवाचक के रूप में है। इसलिए हमारा उत्तर जो है ना ये 2 नंबर होगा 48 का। इस तरह से हमने पाया कि कैसे ये शब्द आपको गच्चा खिला देते हैं। यदि आपने इसकी सेवा नहीं की ठीक से, यदि आप इनको स्मरण पथ पे नहीं लाएंगे तो आप इसमें भ्रांत होने वाले हैं। हम लेते हैं 49वां है ना, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए, एक तो अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं ना 12 टेंस जो होते हैं, उस टेंस से ही हिंदी वाला काल मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घोंचा है। घोंचा ये है कि अंग्रेजी का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है, खास करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसको हिंदी में भूतकाल का माना जाता है। इसलिए यहाँ पे पूरी स्थिति बदल जाएगी। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये आसन्न वर्तमान काल है। और रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। और यही इसका उत्तर है ना, क्योंकि तेज गाड़ी से आ रही है, आई नहीं आ रही है, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोटी, अरे भाई बोल के देख लो, रोटी जल गई। टोपी गिर गई नहीं होता, टोपी गिर गया, इसलिए पुल्लिंग शब्द टोपी पता चल गया। मोती महंगी है, नदी बह रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा जो उत्तर होगा टोपी होगा। टोपी क्या है? भारतीय शब्द नहीं है। टोपी पुर्तगाली का वर्ड है, इसलिए ये लिंग के मामले में अलग तरह की प्रकृति रखता है। ये अगर वर्षा हुई तो आप वहां, वह नहीं आएगा। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? देखिए, बड़ा इजी प्रश्न है ये। जब कभी यदि वाला आता है ना, तो हेतु मदभावात्मक या संकेतार्थक माना जाता है। तो यहाँ पे हेतु मदभावात्मक है क्या? नहीं है। संकेतार्थक है। इसका मतलब ये हमारा पहला होगा। मैं फिर से बता दूं, यदि वाला वाक्य हमेशा संकेतार्थक होता है। छात्र पढ़ रहे हैं, किस पक्ष से संबंधित है? तो ये नित्यता बोधक तो है नहीं। नित्यता बोधक में तो छात्र रोज पढ़ते हैं ऐसा भाव आएगा। और सातत्य बोधक, नित्यता बोधक, आवृत्ति मूलक, पूर्णकालिक, अपूर्णकालिक, सातत्य बोधक है ये, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी का भाव है। जब कभी कंटिन्यूस टेंस आता है तो हम सातत्य बोधक कहते हैं। कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, कर्तृवाच्य है। सैनिक दिन रात से रक्षा करते हैं, कर्तृवाच्य है। बच्चा सो चुका है, कर्तृवाच्य है। आपका कार्य कर दिया है, आपका कार्य कर दिया गया है, ये वाला जो है ना कर्मवाच्य का वाक्य है। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, इसमें कर्म आ रहा है इसलिए कर्मवाच्य है। लड़के से कविता नहीं लिखी गई, ये कर्मवाच्य है। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का है। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई,
देखो यहाँ फिर से परीक्षक महोदय से गलती हुई है। 54 वाला जो नियम जो प्रश्न है इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता है, भाववाची का है, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। हाँ ठीक है, हाँ तो आपका उत्तर 3 नंबर है। 54 जो है 3 नंबर इसका उत्तर है। सॉरी, ये गलत नहीं है, ठीक है प्रश्न। तो इसमें जो उत्तर होगा वो 3 नंबर भाववाचक का वाक्य है। वह चला गया, वह चला होगा, वह चला होगा, ये संभावनात्मक है, इसलिए संभावना जैसा कोई शब्द है क्या इसमें? ये वह चला होगा सामान्य भूत, संभाव्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, ये भूतकाल का है, इसलिए हम इसे कहेंगे संदिग्ध भूत का उदाहरण है चला होगा। वो चला होगा, कल की बात है, वो चला होगा 8 बजे चला होगा, तभी तो 10 बजे आ गया। चला होगा, कब चला होगा? अनुमान लगा रहे हैं, भूतकाल की संभावना वाला अर्थ को दे रहा है। 56 में देखें, निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य तो बहुत सरल होता है। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। तो देखिए, उसके पास जो कुछ था वह सब नष्ट हो गया। यहाँ 2 क्रिया है, गया और था, इसलिए सरल वाक्य नहीं है ये। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, जो गरजते हैं ये क्रिया, बरसना दूसरी क्रिया, ये भी सरल वाक्य नहीं है। उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। और गंगा यमुना से निकलती, ये सरल वाक्य। 4 नंबर इसका उत्तर सही है। तो आपका जो 56 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर 4 नंबर होगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य की देखो पहचान, देखो आप संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है इसको देखो आप। सबसे पहले संयुक्त वाक्य की पहचान होती है तथा वाला वाक्य और अथवा वाला वाक्य, किंतु वाला वाक्य और अथवा वाला के साथ साथ तथा, किंतु, अथवा और ये 4 चीजें जो होती हैं, मतलब 3 तो बताया मैंने, एक और भी बता दूंगा। इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा संयुक्त वाक्य होता है। तो देखिए, जहां खेत थे वहां शहर बस गया, तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य नहीं है। छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, ये सरल वाक्य है। मैं अस्वस्थ था इसलिए वाला देखो आ गया इस पे, इसलिए वाला भी क्या कहलाता है? ये संयुक्त वाक्य। तो इसलिए है यहाँ पे, इसलिए क्या कहलाएगा? ये आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। बाकी सब कुछ न कुछ दूसरी कमियों से युक्त हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है जो लोग साहसी होते हुए सफल होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य ये बड़ा रोचक चीज है, बहुत ही मार्केबल है। और परीक्षक चाहे ना तो 5-7 क्वेश्चन यदि इसका बना देना तो सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो वाक्यों का कंसेप्ट है, वाक्य का कंसेप्ट, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये कंसेप्ट आया हुआ अंग्रेजी भाषा से। और अंग्रेजी भाषा में प्रिंसिपल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है ना, और आपका जो है एडवर्ब क्लॉज, इस तरह के बहुत सारे क्लॉज होते हैं। जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसमें जो एडवर्बियल क्लॉज होता है ना, वो बहुत सारे प्रकार के बनाते हैं लोग। तो जो आपका इंग्लिश में जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 12 प्रकार का होता है। तो 12 प्रकार का होने के कारण इसके भेद विभेद बहुत लंबे चौड़े हैं। उन्हीं में से एक पूछा है यहाँ पे, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है। देखो, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है तो चला गया संयुक्त वाक्य में। वह ईमानदार है इसलिए उसका, ये भी चला गया आपका इसलिए वाला, संयुक्त वाक्य में चला गया। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, ये एडजेक्टिव वाला है। ये बचा हुआ 2 नंबर जो है ना, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है ना। तो इस तरह से हम ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं ढूंढोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा।
तो ये भाई थोड़ा सा टफ है भाई, एक बात ध्यान रखना। ये जो 58 नंबर जो प्रश्न है ना, ये टफ क्वेश्चन है और इसमें अपेक्षा है आपके आपके अच्छे अध्ययन की। यदि आपका अध्ययन अच्छा है तो आप कर सकेंगे। 59 पे आइए। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा? संज्ञा उपवाक्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो संज्ञा का काम करता हो, यानी क्या और किसको का उत्तर देता हो। क्या का उत्तर दे रहा है तो करता है, किसको का उत्तर दे रहा है तो कर्म है। इस तरह समय देखना होगा। देखिए, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत है, ये पहला वाक्य ही संज्ञा उपवाक्य है। ये वाला ये है विशेषण उपवाक्य। ये वाला क्या है? विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया, ये भी विशेषण उपवाक्य है। सांझ होते ही पक्षी घोंसले में, ये एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और पूछा क्या है? संज्ञा उपवाक्य कौन सा? तो संज्ञा वाला 1 नंबर इसका उत्तर आएगा, है ना। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है बीमार व्यक्ति, है ना। बीमार व्यक्ति क्या उद्देश्य है, तो ये 1 नंबर उत्तर इसका होगा। तो आज मैं 60 प्रश्नों को आज मैंने आपके सामने रखा है। बाकी के प्रश्नों को मैं कल रखूंगा और आपसे मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में जब तक आपको शब्दों का ऑपरेशन नहीं आएगा, असली डॉक्टर तो वो होता है जो ऑपरेशन करना जानता है। असली मैकेनिक वो होता है जो एक एक पार्ट्स को अलग कर दे मशीन का और फिर जोड़ दे। तो आपको एक बढ़िया सफल जो है ऑपरेशन शल्यकार बनना है, शब्दों को तोड़ना मोड़ना सीखना है। उसके लिए आप वेदा आईएएस की सन्निधि में आइए, हमारी सन्निधि में आइए, क्योंकि हिंदी के लिए बहुत अच्छा मौका अभी आपको मिल गया है। क्योंकि अब परीक्षा अप्रैल में होने वाली है, जैसा कि उद्घोषणा हुई है कल। और यदि ऐसा है तो समझिए जो सीरियस लोग हैं, जो वास्तव में बनना चाहते हैं, जो समय देंगे, हमारे साथ बिताएंगे, वो अपना झंडा गाड़ेंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। बाकी की चीज़ों को मैं कल बता सकूँगा। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और इस निमंत्रण के साथ कि परसों के दिन 10 बजे हमारे यहाँ महफिल सजेगी, हिंदी की महफिल सजेगी। आप आइए और इससे लाभान्वित होइए। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सभी का अभिवादन वेदा आईएएस के मंच से, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। देखो भाई, घड़ी आ गई है। कल से वेदा आईएएस में हिंदी के साथ साथ एसआई की पूरी तैयारी कल से शुरू होने जा रही है। आप सबको सन्नद्ध होना है। मैं केवल वचन दे सकता हूँ कि आप विश्वास मानिए, हिंदी वुड बी द बेस्ट वन, द बेस्ट हिंदी जो जिसे कहते हैं ना, वो आपको यहाँ मिलेगी। और ये अब ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, असल में आप हमें जानते नहीं हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो जो सेलेक्ट हुए हैं उसको बता नहीं सकता मैं ज़्यादा, लेकिन हमारी बात पर विश्वास करना होगा। 192 मार्क्स हमारे उन बच्चों ने लाए हैं जो हमारे सामान्य रूप से पढ़ के गए हैं। 192 मार्क्स, तो 192 बहुत होता है, लेकिन मैं इतना बड़ा दावा नहीं करूँगा। 90% यानी 180 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। ये हिंदी कोई ऐसे ही पढ़ के बड़े बड़े विज्ञापन देख के लंबी चौड़ी बात करके हिंदी नहीं आती है। किसी भी चीज़ के लिए एक अंदरूनी एक तैयारी करनी होती है। तो वो अंदरूनी तैयारी, वो विश्लेषण, वो चीज़ आपको यहाँ वेदा आईएएस के मंच से मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन कराने के लिए, आउटलाइन बताने के लिए हम कुछ प्रश्न लेके बैठे थे। कल हमने कुछ प्रश्नों को लिया था। अगला प्रश्न है, कल हमने 60 तक के प्रश्नों का समाधान कराया था। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? तो संदेहार्थक वाक्य का मतलब होता है जिसमें संदेह की बात हो। तो आप देखेंगे 4 विकल्प है। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और आज शाम को शायद वर्षा, देखो शायद वर्षा हो, इसमें संदेह है, इसलिए 61 नंबर का जो उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, यह कैसे संभव हो सकता है? देखिए, संभव होना और हो सकना, देखिए हमारा वाक्य अशुद्ध क्यों है उस पर गौर करो आप। संभव होना और हो सकना दोनों एक ही बात है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष है। यह कैसे संभव हो सकता है, इसका शुद्ध रूप होगा यह कैसे संभव है। शुद्ध भी देखते चलो आप, यह कैसे संभव है, ऐसा सही होता। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये वाक्य सही लग रहा है। किसी और से सलाह लीजिए, ये भी सही लग रहा है। शब्द प्रमाण उत्तर दीजिए, ये भी सही लग रहा है। तो यह कैसे संभव हो सकता है, ये जो वाक्य है ना, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यह कैसे संभव है। संभव होना और हो सकना दोनों एक ही बात होगी, तो पुनरुक्त दोष होने के कारण प्रथम क्रमांक का जो वाक्य है वो अशुद्ध है। 63 नंबर में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है। देखो हम लोग अच्छी हिंदी में वह घर को जा रहा नहीं बोलते, हम बोलते हैं वह घर जा रहा है। हमसे पूछा गया है शुद्ध कौन सा है, तो वह घर जा रहा है अशुद्ध है। उसे रस्सी से बांध कर ले गए, भाई बांधा जो जाता है ना, रस्सी से ही बांधा जाता है। रस्सी छोटी बड़ी मोटी पतली हो सकती है, पर रस्सी से ही बांधा जाता है, इसलिए रस्सी बांध कर ले गए जो है अपने आप में, और बांध में वैसे भी चंद्र बिंदु आएगा, इसलिए गलत है ये। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। तो देखिए ये तीनों अशुद्ध हैं। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये 3 नंबर शुद्ध है। और संसद जो शब्द है ना, संसद में द जो है वो हलंत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आगे आइए, निम्नलिखित 64 में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, इसे देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। अब देखो परस्पर और आपस है ना, परस्पर और आपस ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए ये सही नहीं है। और मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी है, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी है, ये भी अपने आप में कुछ दोषपूर्ण वाक्य है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। बेहाल होना और दशा होना दोनों पुनरुक्ति दोष को संकेतित करता है। वह क्रोध में भरकर बोला, वह क्रोध से बोला, ऐसा होगा। तो आपका जो वाक्य है ना, देखा जाए तो ये आपका ये शुद्ध पूछा गया है। तो दोनों भाई परस्पर आप, ये गलत है। यहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े, वह क्रोध में भरकर बोला, मैं यह, तो दोनों भाई परस्पर आपस में, इसलिए गलत है ना। मैंने घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, ये शायद सही वाक्य है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में, चूंकि यहाँ जो देखा जा रहा है वह क्रोध में भरकर बोला, वह क्रोध से बोला, ये सारे गलत हैं और 2 नंबर वाला वाक्य आपका सही है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है ये वाला। तो इस तरह से हमें एक एक वाक्य की शुद्धि अशुद्धि, देखिए समय की सीमा रहती है, एक्यूरेसी और टाइमिंग। एक्यूरेट होना चाहिए और समय पर आपको उत्तर देना आना चाहिए। एक्यूरेसी तब होगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और समय पर उत्तर तब दे पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, किसी आचार्य की निगाह से आपके सारे प्रश्न निकले हुए होंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आप एक्यूरेसी और जल्दीबाजी में प्रश्नों को कर सकेंगे। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। यह वाक्य की दृष्टि से किस, यदि जब भी आता है, आपको ध्यान रखना, यदि जब भी आएगा तो ये जो यदि है ना, यदि वाक्य को बना देता है क्या, यदि वाक्य को बना देता है संकेतार्थक, इसलिए हमारा जो वाक्य होगा वो संकेतार्थक होगा, ये संकेतार्थक होगा, क्योंकि ये आदत है यदि की, वो संकेतार्थक बनाता है। संकेतार्थक का एक और नाम है हेतु, हेतु मतलब भावात्मक। आगे आइए, अगले वाले में हम आते हैं। हमारे पास प्रश्न है 65 के बाद 66 नंबर का। ये देखिए 66 नंबर का प्रश्न मैं आपके पढ़ने योग्य बना देता हूं। ये देखो आप, 66 नंबर का प्रश्न है,
66 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका जो वाक्य है ना, दरअसल वह आया ही नहीं। प्रायः बच्चे ऐसे शरारतें अक्सर करते हैं। देखिए, प्रायः और अक्सर ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। यहाँ जो संगमरमर है वो पत्थर का ही पर्याय है, यहाँ भी पुनरुक्ति दोष है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। सामने, सबके सामने और खुलेआम दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वाक्य है ना, ये वाला, इसमें पुनरुक्ति दोष है, इस पे पुनरुक्ति दोष है, इस पे पुनरुक्ति दोष है, और जिसमें दोष नहीं है वो है 1 नंबर। तो आप 66 नंबर का जो उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर। आप देखिए, सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे शब्दों के, वाक्यों के उत्तर को ढूंढा जाता है। आगे वाले में आप बढ़ते हैं। 67 नंबर, इसे कहते हैं 67। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। मानकीकरण में अपने आप में करना शामिल है, इसलिए करना अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा जो वाक्य है ना अशुद्ध, वो 3 नंबर का वाक्य है। तो हम 3 नंबर में ये चिन्ह लगाएंगे और इसको फाइनल करेंगे। ये 3 नंबर। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो? ये सही लग रहा है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। और दूसरा है रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। ये भी गलत प्रयोग है चिन्हों का। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। जो के बाद कोमा की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये वाला अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, ये वाला भी अशुद्ध है, और 1 नंबर वाला शुद्ध है। अब देखिए अशुद्ध क्यों है उसको देखिए आप। अशुद्ध इसलिए है कि 2 नंबर वाले नहीं में नहीं के बाद कोमा आना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं जा सकता, ऐसा होना चाहिए था। और दूसरे वाले में रोको जाने मत दो। तो रोको जाने मत दो के बाद पूर्ण विराम की आवश्यकता है, जाने के बाद कोमा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा गलत है। चौथा, जो के बाद कोई कोमा का कोई कारण नहीं है। जो के बाद जो अल्प विराम लगाया जा रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। हमारा उत्तर है 68 का 1 नंबर उत्तर हमारा सही उत्तर है। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं, इसे देखते हैं, विचार करते हैं कि भाई कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ये देखिए, गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। देखते हैं, तो गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखे जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गांधी जी ने कहा चिन्ह प्रस्तुत नहीं हुए हैं। गांधी जी ने कहा सत्य ईश्वर है, इसमें बिल्कुल सही है ना। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, बिल्कुल सही चिन्ह लगा हुआ है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है, ये सही चिन्ह नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो है ना, ये प्रश्नवाचक, उसे ऐसा होना चाहिए था। सुगंध माने की चूही की प्रसिद्ध रचना, ये भी सही है। और दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम, ये भी सही है। तो आपका 2 नंबर जो उत्तर है ना, वो हमारा विकल्प है। 2 नंबर जो है वो हमारा विकल्प है, इसलिए हम 2 नंबर के ऊपर टिक लगाएंगे। नहीं है, ये गलत है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है में प्रश्नवाचक की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण विराम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा, न कि कुछ और आएगा। यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। तो जैसे आप पूर्ण विराम लगाओगे आपका वाक्य सही हो जाएगा। इससे हटा के पूर्ण विराम। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसे ले लेते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब देखिए कौन सा वाक्य है, मैं, तुम और हम। देखिए इस वाले में जब कई सारे कर्ता होते हैं, तो ये शायद अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। हिंदी में मध्यम पुरुष
अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष, इस तरह से कर्ता का समायोजन हो जाता है। यानी मैं से बता दूं, मैं, है ना, मैं, तू, वे, है ना, तू, मैं, वे, तू, मैं, तू, वे, मैं या हम ले लें। वो देख रहा है 1 2 3 4। तो ये जो क्रम होता है, कर्ताओं के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे जो मैं है ये उत्तम पुरुष है, तू मध्यम पुरुष है, वे अन्य पुरुष है। तो यहाँ पे ये कोई भी मान्य नहीं है, ये सारा गलत तरीका है, ये सब गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। शुद्ध तरीका ये है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, इसके बाद फिर प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं, तुम और वह खेलेंगे, ये वाक्य अपने आप में अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। ये हमारा उत्तर मिल गया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, शुद्ध वाक्य है। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, शुद्ध वाक्य है। आप और मैंने मिलकर उनकी सहायता की, शुद्ध वाक्य है। ऊपर वाले में जो मैंने चिन्ह लगाया है, ये वाला वाक्य अशुद्ध था। मैं, तुम और वह नहीं होगा, क्या होगा इसमें? होगा तुम, वे, वह, तुम, वह और मैं, ये वाला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा नियम है, इसलिए इस तरह से हम इसमें देखते हैं। 70 के बाद आइए हम लेते हैं आगे वाले को, आगे वाले को लेते हैं। आगे वाले में आएगा हमारा, ये देखिए, इकहत्तर, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। सोने में सुगंध होना, इसका उपयुक्त भावार्थ क्या है? इस पे देखते हैं, विचार करते हैं भाई, इस पे क्या है। तो इसका अर्थ है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, बिल्कुल यही अर्थ है। असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना। तो सोने में सुगंध होना का भाव है, अर्थ है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। तो हमारा 71 नंबर जो प्रश्न है ना, 71 नंबर का उत्तर है हमारा 1 नंबर। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है चाम के दाम चलाना। चाम के दाम चलाना यानी किसी चीज को चमड़ी के दाम कर देना। यदि अधिकार संपन्न है आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चमड़ी को चाम को, चमड़ी को आप सोना बना दो, चमड़ी को सिक्का बना दो, वो नहीं चलेगा, है ना। इसी तरह से 72वें के बाद 73वां प्रश्न है, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव का पता चल जाएगा। ये सामान्य बात है। यदि आप शुद्ध हिंदी में कुछ साहित्य पढ़ते रहते हैं, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, बाद में हम अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताएंगे कि आप अपनी भाषा सुधारने के लिए कौन से लेखन को देखें, पढ़ें, जानें, समझें। क्योंकि कुछ लेख ऐसे हैं जो मानक माने जाते हैं हिंदी भाषा में, उनको यदि पढ़ा जाए तो उनके पढ़ने से भी बहुत सारी बातें आपको आ जाएंगी समझ में। तो देखिए, अब हमें 74वां है, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। इस पे आइए, विराम चिन्हों से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो इसको देख लेते हैं भाई। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित ये देखिए,
विराम चिन्ह है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण, उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह नहीं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही नहीं है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। संज्ञा का और भी बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्राय योजक चिन्ह लगाया जाता है। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगता है, ये बिल्कुल सही है। और लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह, नहीं 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 नहीं, नहीं। लिखते समय जब कोई चीज छूट जाता है तो हम त्रुटि चिन्ह लगाते हैं। त्रुटि चिन्ह कैसा होता है, देखो त्रुटि चिन्ह ऐसा होता है, जैसे मैंने लिखा राम जाता है, अब मुझे बाद में याद आया कि यार राम घर जाता लिखना है, ये त्रुटि चिन्ह लगाऊंगा मैं। तो घर को कहाँ लिखना है, घर ऊपर लिखना है, तो इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को कहा जाता है त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह, तो त्रुटि चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए था, कोष्टक नहीं होता है, इसलिए 74 नंबर का उत्तर कौन सा है, 4 नंबर है। अब देखिए 75 नंबर को, इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखिए। 75 में, 75 देखो आप ध्यान से, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, प्रसिद्ध कथानक है, उक्ति है, ये आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ देखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समस्या की जड़ से मिटाना, तो ये 75 नंबर का उत्तर क्या होने वाला है, समस्या को जड़ से मिटाना, ये वाला होगा। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, तो इसके लिए आप देखते पता चल जाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, और घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, दो हैं, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा करके अन्य को सम्मान देना, आन गांव का सिद्ध, इसलिए 2 नंबर ज्यादा सही है। हालांकि घर की मुर्गी दाल बराबर भी है, पर घर की मुर्गी दाल बराबर में एक पक्ष की बात की गई है, दूसरा जो व्यक्ति उसकी महत्ता की बात नहीं है। और हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो वाक्य है, इसमें दोनों की बात की गई है। घर के व्यक्ति की उपेक्षा करके अन्य को सम्मान देना, वो पूरी बात इस सूक्ति में घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध में समाहित है, इसलिए हमारा जो विकल्प होगा वो 2 नंबर का होगा। 77 देखिए, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, ये सब पुरानी बातें हैं, प्राचीन या फिर मध्यकाल की हिंदी की हैं। तो इसमें देखेंगे बनावटी परहेज, गुड़ तो खा रहा है, गुलगुले से परहेज। गुलगुला जो होता है ना, गुड़ से ही बना हुआ होता है, तेल में तल के बनाते हैं गुलगुला, तो उसमें गुड़ ही होता है। तो गुड़ तो खा रहे हो और गुलगुले से परहेज कर रहे हो, इसका मतलब बनावटी परहेज, ये सही है ना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते भी भूखा ही रहता है, ये वाला भाव सही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर 2 नंबर है। कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता, ये भी सही सेटिंग है। हाथ का बोझ हाथ ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो 77 नंबर का जो उत्तर है वो 2 नंबर है ना। इसके बाद हम 78 पे आते हैं। 78 में आप देखें, 78 का जो प्रश्न है वो है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, किस विकल्प पे मुहावरे का भाव सही नहीं है। तो देखिए विकल्प हमारे पास है, छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना, बिल्कुल सही है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, ये भी सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, ये सही नहीं है। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न होना, ये भी सही है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना जो है ना, उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है बहुत सुबुद्ध होना, छिपी हुई बात को जान लेना, ये होना चाहिए था। और यहाँ है अत्यंत कठिन कार्य करना, अत्यंत कठिन कार्य करना सीधे उससे जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण इसका उत्तर नहीं है ना। इसके बाद हम आ रहे हैं आपके अगले पे। देखिए अगले में आप देखेंगे 79 में, अब ये 5, 7, 10, 12 प्रश्न ऐसे हैं जो पारिभाषिक जो शब्द हैं, जो
जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं उससे संबंधित है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स वाले जो सवाल है ना भाई रे भाई, मेरे को तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स वाले जो सवाल हैं बच्चों पे दया आती है कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें इतनी सूक्ष्मता होती है। देखिए इसमें दो बात की अपेक्षा है, एक तो ये चाहिए कि व्यक्ति अंग्रेजी कुछ कुछ जानता हो, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि अंग्रेजी जानने के बाद भी वो जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी की सूक्ष्मता में उतरा हुआ हो, तब जाके उत्तर पकड़ पाएगा। नहीं तो आप तो मान के चलो हमारे हिंदी भाषी जो बच्चे हैं ना, जिनको अनुभव कम है, वो सब के सब उन बच्चों का ये जाने वाला है, कौन सा, पारिभाषिक शब्दों वाला जो 10-12 प्रश्नों जाने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है यदि आपने हमारे साथ बैठ के इस पर मंथन नहीं किया, इसके छोर को पकड़ने का प्रयास नहीं किया, तो ये समझो 10-12 प्रश्न जाने वाले हैं। तो जाने मत दीजिए इसको, आपको बहुत सारा समय दिया गया है, 7-8 महीने का समय मिला हुआ है। आप आराम से ये 10 प्रश्न जो है ना पारिभाषिक शब्दों के आप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास शब्द है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये तो चलो संयोग से अच्छा शब्द है। मैं तो वो जो शब्द देख रहा था, डिप्टी जेलर वाला प्रश्न देखा था मैंने, इससे पहले और भी कई प्रश्न देखे। तो पारिभाषिक शब्दों वाला जो प्रश्न है वो बहुत ही क्रिटिकल, जिसे हम कह सकते हैं समीक्षा योग्य है, विचारणीय है। तो देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यदि सामान्य तौर से कोई अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ता है ना, तो इन शब्दों का अर्थ पता कर सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, ये इसका उत्तर होगा। अब ये होता क्या है इसको समझो आप। देखो संज्ञेय अपराध क्या होता है, थोड़ा सा लॉ का ज्ञान यदि आपको हो ना तो आप आराम से इसे कर सकेंगे। देखो एक अपराध ऐसा होता है जिसमें कोई जाके वाद दायर करे तब आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है। जैसे कोई चेक बाउंस हो गया मुझसे, तो चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस को देख करके कोई भी कैसे भी हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हमारे विरुद्ध वही कार्रवाई करेगा जिसके चेक को मैंने बाउंस किया, जिसके मैंने प्रति मैंने आर्थिक अपराध किया है। तो ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध नहीं कहते। लेकिन एक अपराध ऐसा होता है जो संज्ञेय होता है, उस पर न्यायालय आगे बढ़ के काम करती है, न्यायालय स्वयं निर्णय लेती है, उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। जैसे 7 साल से ज़्यादा की सजा वाले जो अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। जैसे मर्डर का अपराध है, बलात्कार का अपराध है, वो संज्ञेय अपराध माने जाते हैं, इसलिए उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के नाम से जानते हैं। और जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसे असंज्ञेय कहते हैं, वो संज्ञेय अपराध नहीं माने जाते। ये थोड़ा सा कानून का ज्ञान हो, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का ज्ञान हो, ऑफिस का ज्ञान हो, तब जाके इन शब्दों का अर्थ आप पकड़ पाएंगे। लेकिन आप सन्निधि पकड़िए किसी आचार्य का जो इन सारी बातों से परिचित है, तो आप धीरे धीरे सब चीज़ समझ जाएंगे। दूसरा हमारा, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, गुड फेथ सद्भाव बिल्कुल सही है। एक बात और सुन लो आप, बात यह है कि जिन जिन शब्दों का जो पारिभाषिक नाम विधि शब्दावली आयोग ने, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने और प्रशासनिक शब्दावली आयोग ने अपनी पुस्तक में लिखी है, वही शब्द उसके मानक माने जाते हैं। मिलता जुलता शब्द आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उसको विशेष रूप से यहाँ देखिएगा आप। तो ये जो गुड फेथ है, गुड फेथ को प्रशासनिक शब्दावली आयोग ने अपनी पुस्तक में गुड फेथ को सद्भाव के रूप में लिखा है, इसलिए ये शब्द सही है। प्यूनिटिव जो है दंडात्मक होता है, ये भी अपने आप में सही है। बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार नहीं होता। बैड कंडक्ट, अब देखो जो सामान्य अंग्रेजी जानेगा वो यही कहेगा यार बैड कंडक्ट तो दुर्व्यवहार हो गया, लेकिन नहीं, बैड कंडक्ट को दुराचार के रूप में विधि शब्दावली आयोग के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों में लिखा हुआ है। भारत सरकार की एक पुस्तक है ग्लोसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, उसमें जो है ना ये दुर्व्यवहार शब्द नहीं मिलेगा आपको। यहाँ क्या मिलेगा, दुराचार मिलेगा। क्या मिलेगा, दुराचार, क्योंकि दुर्व्यवहार का प्रयोग कहीं और किया गया है। दुराचार शब्द यहाँ सही है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हुआ, हमारा उत्तर यहाँ हो गया बैड कंडक्ट का उत्तर हो गया दुराचार, इसलिए हम उत्तर देंगे इसमें 3 को बोलेंगे साहब ये गलत प्रयोग हो रखा है। 3 नंबर क्या है, ये गलत है।
अटैचमेंट, अगला शब्द है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का जो अर्थ होता है वो अटैचमेंट कुर्की के लिए होता है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अटैचमेंट कुर्की के लिए होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है और ये शुद्ध शब्द है। आगे देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? मिनट जो होता है ना, मिनट्स, मीटिंग में मिनट्स होते हैं, तो उसमें मिनट्स का मतलब कार्यवृत्त होता है। मिनट्स का मतलब कार्य विवरण नहीं होता, कार्य योजना नहीं होता, कार्यवृत्त होता है, इसलिए ये वाला गलत है ना, ये 1 नंबर गलत है। सब जुडिस जो है न्यायाधीन होता है, ये बिल्कुल सही है। विजिलेंस का मतलब सतर्क नहीं होता, विजिलेंस का मतलब सतर्कता होता है। देखिए सतर्क विशेषण है और सतर्कता संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो विजिलेंस जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए उसके साथ सतर्कता होना चाहिए, इसलिए आपका विजिलेंस वाला भी गलत है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक समर्थन नहीं होता, यहाँ नैतिक समर्थन दे रखा है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक दायित्व। देखिए कितना बारीक चीज है, हम जैसे अनुभवी लोग जब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं तो बता पाते हैं, बाकी सामान्य बच्चे तो उलझ जाएंगे, वास्तव में उलझ जाएंगे। इसलिए ये जो 10 प्रश्न आपके पारिभाषिक शब्दों वाले हैं, इस पे हमें विशेष रणनीति हमने बनाई हुई है, उस पे सब पे हम बात करेंगे। और इन सारे शब्दों का प्रशासन में, न्यायालय में कहाँ पर प्रयोग हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये शब्द कैसे कहाँ पर सही होगा। तो हमारा जो उत्तर है इस संबंध में कि भाई किस विकल्प पे हिंदी पारिभाषिक शब्द सही रूप में है, तो हमारा उत्तर होगा कि साहब जो न्यायाधीन शब्द है ना, न्यायाधीन, सब जुडिस का जो शब्द है न्यायाधीन, ये वाला सही रूप में लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। कैसे गलत है? मिनट्स का मैंने बताया कार्यवृत्त होगा, है ना, विजिलेंस का बताया मैंने सतर्कता होगा, मॉरल ऑब्लिगेशन का बताया मैं नैतिक दायित्व होगा। मैंने मुंह से बोला है, लिखा नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि ये इसके उत्तर सही होंगे। सुपरसीड एक शब्द है, सुपरसीड, SUPERSEDE, सुपरसीड, ये बड़ा ही टेढ़ा शब्द है। आप देखेंगे अतिक्रमण की तरफ, अधिग्रहण की तरफ, अधिगमन की तरफ, अतिक्रमण, तो कई जगह आपका ध्यान आकृष्ट करेगा। वास्तव में सुपरसीड का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक्रमण करना, अधिक्रमण के रूप में ये सही होगा। अतिक्रमण तो एनक्रोचमेंट होता है, अधिग्रहण तो किसी चीज को अपने अधीन करना होता है। तो इस तरह से सारे शब्द अलग अलग हैं। 82 का 4th जो विकल्प है वो सही है। 83 में आइए, बुरी संगत का फल बुराई होता है, ये बीच में सुक्ति डाल दी इन्होंने, तो बुरी संगत का फल बुराई होता है, इसका होगा कोयले की दलाली में हाथ काले, चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, खून सिर चढ़कर बोलता है, कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरी संगत का फल बुराई होता है, ये बड़ा ध्यान से करना होगा। आपका 2 जो है ना वो 83 का आंसर है, 2 नंबर। तो इस प्रकार से देखा आपने, ये जो पारिभाषिक शब्द है ना, ये विशेष तौर से हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, क्योंकि समस्या ये है ना, हम अंग्रेजी एक तो बहुत बढ़िया नहीं जानते, मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ अपने को, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी में बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वहाँ भ्रम रहता है। और कुछ शब्द भाषा में यूं ही प्रचलित हो गए हैं, यूं ही गलत ही प्रचलित हो गया है। जो प्रचलन में है वो नहीं पूछते वो लोग, जो प्रचलन में है उससे हट के जो भाषा वेत्ताओं ने जिसका अर्थ किया है उससे ज़्यादा सही माना जाता है। तो हमारे लिए प्रमाण क्या है यहाँ पे? हमारे लिए तो भारत सरकार की बनी हुई जो पुस्तक है, विधि शब्दावली आयोग की जो पुस्तक है, या फिर प्रशासनिक शब्दावली आयोग की जो पुस्तक है, ग्लोसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, उसमें जो शब्द दिए हुए हैं, लगभग 5 लाख शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। उसमें जो शब्द आए हुए हैं, हालांकि वो कोई कठिन वैसे नहीं है, वो सामान्य अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए अंग्रेजी में थोड़ी गति तो होनी ही चाहिए। सामान्य अखबार वगैरह को देखते रहने से जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान की अपेक्षा ये करते हैं। अब हमारे पास 2 बात आ गई, जो अंग्रेजी मीडियम के साथी हैं उनके लिए तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले साथी हैं उनको विशेष तौर से हमारी कक्षा में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो आप इसे भी आराम से संभाल सकेंगे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित असंगत हिंदी पारिभाषिक है। परजुरी। परजुरी का मतलब जो गलत गवाही देते हैं ना, जो गलत गवाही होती है उसको कहते हैं परजुरी, मिथ्या साक्ष्य। इसलिए ये शपथ पूर्वक इसका गलत उत्तर है। विलफुल जो है जानबूझकर, ये सही है। पर्सनल कार्मिक सही है। अभिसाक्षी डेपोनेंट भी सही है। तो निम्नलिखित असंगत हिंदी कौन सा है? परजुरी जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है मिथ्या साक्ष्य, झूठी गवाही को हम परजुरी कहते हैं। परजुरी जो शब्द है ना, वो लैटिन का है। तो लैटिन के बहुत सारे शब्द लॉ में, प्रशासन में खूब इनका प्रयोग होता है, तो हमें इसकी विशेष जानकारी होनी चाहिए। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? अब देखिए, अवार्ड जो होता है ना, वो पंचाट होता है। अवार्ड जो होता है अधिनिर्णय भी होता है। अवार्ड जो होता है पुरस्कार भी होता है। अवार्ड ग्रहण करना नहीं होता है। तो हमारा जो उत्तर होगा ये ग्रहण करना हो जाएगा। यानी अवार्ड का पंचाट अर्थ है, अधिनिर्णय अर्थ है, पुरस्कार अर्थ है, लेकिन अवार्ड का जो है ना, ये ग्रहण करना अर्थ नहीं है। बाकायदा जो पुस्तक है ग्लोसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, उसमें बाकायदा सारे शब्दों का प्रयोग दिया हुआ है। आपको वो ध्यान देखना पड़ेगा, तब जाके बात सही हो पाएगी। टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक क्या है? देखो, टेम्परामेंटल तो सरल शब्द है। स्थित प्रज्ञ को वो होता है जो बहुत ही प्रबुद्ध प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष होता है, जो सामान्य बातों से प्रभावित नहीं होता है, खुशी से गम से प्रभावित नहीं होने वाला स्थित प्रज्ञ होता है ना। और तुनक मिजाज जो शब्द है ना, ये टेम्परामेंटल के लिए सही शब्द है। भुलक्कर, खुश मिजाज नहीं, तुनक मिजाज, ये इसका सही शब्द है। और अगला शब्द आया आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है। देखो, रिकॉर्ड का अभिलेख तो होता ही है, रिकॉर्ड का कीर्तिमान भी हो सकता है, रिकॉर्ड का दर्ज करना भी हो सकता है। रिकॉर्ड का सूचित करना अर्थ नहीं होगा। तो नहीं पूछा है, तो सूचित करना जो शब्द है ना, सूचित करना जो क्रियापद लिखी हुई है, ये रिकॉर्ड का सही अर्थ नहीं रखता है। इसलिए हमारा उत्तर 87वें प्रश्न का उत्तर है चौथा। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। अब देखो, रिटर्न जो शब्द है ना, आप देखेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर लगते हैं। अच्छा, जब हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें रिटर्न भरा जाता है, तो रिटर्न वहाँ भी आता है। और रिटर्न का मतलब होता है वापसी, तो वापसी भी होता है। तो अब देखिए कितने सारे हो गए। रिटर्न जो है ये आपका निर्वाचित करना भी है, रिटर्न जो है विवरणी भी है, रिटर्न जो प्रतिफल भी है। हम जब परिश्रम करते हैं तो रिटर्न में हमें जो मिलता है वो प्रतिफल होता है। तो ये तीनों शब्द रिटर्न के सही अर्थ हैं, लेकिन रिटर्न का पुनरीक्षण अर्थ नहीं होता। कई शब्द तो मैंने बताया ना, सामान्य इंग्लिश का यदि बोध है आपको, सामान्य रूप से अखबार कभी कभी आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आप समझ सकेंगे। और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि ये COW काऊ माने गाय और CAT कैट माने कैट, बिल्ली वाली बात यहाँ नहीं है। ये थोड़ा सा प्रशासनिक बात है। एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग, कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग व्यवहार में अलग ढंग से करते हैं, जबकि प्रशासन उसका प्रयोग अलग ढंग से होता है ना। जैसे हम पदोन्नति बोल देते हैं, पद उन्नति, तो वास्तव में पदोन्नति शब्द प्रमोशन के लिए नहीं है, प्रोन्नति शब्द प्रमोशन के लिए। तो बोलचाल में पदोन्नति, लेकिन प्रशासन में शुद्धता के रूप में देखा जाए तो प्रोन्नति शब्द है। आप देखेंगे तमाम राजस्थान के कोर्ट्स में प्रार्थिया 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 का प्रयोग होता है। प्रार्थिया का कोई मतलब ही नहीं है, प्रार्थिया बिल्कुल गलत शब्द है। इसके लिए शुद्ध शब्द होगा प्रार्थी और प्रार्थिनी। पुल्लिंग के लिए प्रार्थी और स्त्रीलिंग के लिए प्रार्थिनी, ये सही शब्द हैं। लेकिन पता नहीं कब से चल रहा है प्रार्थिया प्रार्थिया प्रार्थिया। आप यदि प्रार्थनी लिख भी दोगे ना किसी महिला सदस्य के लिए, तो वकील और जो बाबू है ना, वो कट करके वापस उसको प्रार्थिया कर देंगे। तो स्थिति ये है
कुछ शब्द प्रचलन में है। अब देखो, प्रार्थनी को कट करके वकील प्रार्थिया लिखेगा, और यही प्रार्थिया यदि आपने एग्जाम में लिख दिया तो वहां कट होकर के प्रार्थनी लिखा जाएगा। तो देखो, जहां जैसी मान्यता है उसके अनुसार आपको शब्द सीखने हैं। तो मैं उदाहरण देते चल रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे। अगला मैं ले रहा हूं 88 के बाद है हमारा 89 वाला। देखिए 89 में गौर से देखिए कि ये क्या है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये देखो आप, किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतधनमति सन्मति सही है, षट धन वदन षड वदन ये गलत है, त्रिशधन ना तृष्णा ये सही है, स्वधन छंद स्वच्छंद ये भी सही है। तो षड वदन में हलंत न होने के कारण ये जो 2 नंबर वाला उत्तर है ना, ये गलत है। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है अभिधन इष्ट, पहला पहला इसका सही उत्तर है ना, क्योंकि अभी जो होता है भी छोटी होती उपसर्ग है, और इष्ट जो ई है वो छोटा ही होता है, बड़ी नहीं होता है। ये भी बड़ी भारी समस्या है संधि की। अब कौन सी ई छोटी होती है, कौन सी ई बड़ी होती है, कहाँ पे छोटा ऊ होगा, कहाँ पे बड़ा ऊ होगा, इस पर बढ़िया सा हमने काम तैयार कर रखा है। एक भी शब्द हम जाने नहीं देंगे आपके संधि में, कहाँ छोटा कहाँ बड़ा, कहाँ छोटा ये कहाँ बड़ा ये, सबका समाधान हमने कर रखा है। तो ये प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है, आप आराम से इसे कर सकेंगे। तो अगला देखिए, अगला लेते हैं हम। मैं इसका सही उत्तर बता दूं, 2 नंबर का 89 का जो प्रश्न उत्तर है वो 2 नंबर है। अब हम आते हैं 91 पे, 91 पे। संधि विषय दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मत धन ऐक्य बिल्कुल सही है, ऊह धन अपोह ये भी सही है, अनुधन ईक्षण ये भी सही है, विवाद धन आस्पद नहीं होता है, विवाद धन आस्पद होता है, इसलिए 91 का 91 का 4 नंबर उत्तर सही है। अब ये आस्पद होता है कि आस्पद होता है, हमने जो सूची बनाई है, अकारांत शब्द अ से शुरू होने वाले शब्दों की सूची अलग है, आ से आरंभ होने वाले शब्दों की सूची अलग है। जैसे और आ से शुरू होने वाले शब्दों की सूची देखोगे आप, आपके संस्कार में बात बैठ जाएगी और आराम से आप इसका सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है। निषेध बिल्कुल सही है, पद्धति बिल्कुल सही है, जगदीश ये गलत है भाई। क्यों? क्योंकि जगत के त को हलंत नहीं किया है, इसलिए ये संधि गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? ये देखिए, यदि हम इसका उत्तर ढूंढते हैं तो हमें मिलता है ये, सता धन आचार्य, पितृधन आज्ञा, स्वधन अल्प, चिद धन आभास, ये वाला संधि सही है, 4 नंबर वाला। चित धन आभास ये सही शब्द है। सदाचार में सतधन आचार होता है, पितृाज्ञा में पितृधन आज्ञा होता है, और स्वल्प में सुधन अल्प होता है। ये तीनों गलत हैं, 4 नंबर वाला सही है। हम 94 पे आ गए। किस शब्द की संधि सही है? गुरुपदेश की संधि गलत है, क्योंकि रौ में क्या चाहिए हमें? बड़ाऊ चाहिए। उपयुक्त में हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे उपरयुक्त शब्द चाहिए, ऐसा चाहिए था, ये है नहीं, है ना। और महिधन इंद्र बिल्कुल सही है। मातृधन इच्छा भी गलत है। इसका शब्द बनेगा, जो संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा वो होगा मातृ इच्छा। तो चूंकि ये तीनों शब्द गुरु में ऊ बड़ा नहीं है, उपयुक्त में ऐसा नहीं है, मातृच्छा में ऐसा नहीं, इसलिए तीनों गलत हैं। और सही कौन सा है? सही आपका महिधन इंद्र, दीर्घ संधि होकर महेंद्र बना है। 94 का तीसरा विकल्प सही है। 94 पे आते हैं। 94 पे देखिए, 94 में जो है हमारे पास शब्द है 95, सॉरी 94 देख लेते हैं। 94 यहाँ नहीं है, हाँ सही है, 95 है ये।
तो 95 का जो प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष हैं? यानी संप्रदान तत्पुरुष आपको पता होगा, जहां के लिए अर्थ वगैरह की बात आती है उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो देखिए, रसोई के लिए घर संप्रदान है, देश के लिए भक्ति संप्रदान है, गुरु के संबंध से भाई यहाँ पे संप्रदान लोप है, आशा से अतीत, राह के लिए खर्च, देश से निकाला, पद से च्युत, रोकड़ और बही। तो अब देखा जाए तो रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति जो आपका शब्द है ना, ये पहला वाला, इसमें संप्रदान तत्पुरुष के दोनों उदाहरण सही हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो बोलचाल में बोलचाल है, बोल और चाल, बोलना चालना जिसके साथ होता है उसे बोलचाल कहते हैं। 43, 3 और 40 द्वंद्व समास की बात हो रही है, 4 थे द्वंद्व, यानी जिसमें और आता हो। 3 और 40 43 होता है, तो और आ रहा इसलिए ये सही है। लेन देन, लेन और देन, लेन देन आदि, तो इसमें जो है ये भी सही है। यानी द्वंद्व समास वाले शब्द कौन कौन से हैं? पहला है, तीसरा, दूसरा है और चौथा है। भला मानुष जो है ना, ये है आपका कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण। भला है जो मानुष, भला मानस, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? हमारा उत्तर होगा 3 नंबर। हम इसको 3 नंबर को सही लगाएंगे। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली पर जिसके, या चंद्रमा है मौली जिसका। मौली कहते हैं शिरोधान, सिर पर रखा जाने वाला जो मुकुट विशेष होता है उसे हम मौली कहते हैं। तो चंद्रमा है मौली जिसका, चंद्रमा है आभूषण जिसका। तो यहाँ पर शब्द है, कौन सा समास है? तो देखिए बहुब्रीहि है, क्योंकि चंद्रमौली भगवान शिव का नाम है, इसलिए चंद्रमौली जो इसका उत्तर है वो 4 नंबर होगा। इस प्रकार हम समापन पे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है 98, 99 और 100। इसको देखें ध्यान से और इसको हमें करके बताइए ये क्या होगा। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है, चंद्रमौली में क्या बताया था? चंद्रमौली में हमने बताया कि ये शब्द जो है ना, ये बहुब्रीहि वाला है, ठीक है ना, बहुब्रीहि वाला। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। देखिए व्यवहार में क्या होगा? बी, अव, ये 2 उपसर्ग हो गए। आलोचना में आ उपसर्ग एक ही है, परियोजना में परि उपसर्ग एक ही है, अधिनायक में अधि उपसर्ग एक ही है। इसलिए हमारा उत्तर साफ दिख रहा है, 98 का 1 नंबर इसका उत्तर होगा। 99 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित की यदि बात करें ना, तो हमारा जो आस्था शब्द है ये अपने आप में एक शब्द है। आहत जो शब्द है ना, आ उपसर्ग पूर्व हन धातु से आहत बना है। आ उपसर्ग पूर्व हन धातु से त प्रत्यय करके आहत बनाया जाता है, इसलिए आहत जो शब्द है ना, ये हमारा उत्तर है। ये वास्तव में बहुत बढ़िया प्रश्न है, जिसे हम कह सकते हैं परीक्षक ने दिमाग तो लगाया है भाई। परीक्षक ने रिसर्च करके, सोच समझ के, मुझे लगता है कई दिन पे इन्होंने प्रश्न बनाए होंगे। तो ये अच्छा प्रश्न बनाया है। बच्चों का बस का तो नहीं है इसे कर पाना, क्योंकि जब तक आप प्रकृति प्रत्यय, बच्चों का बस का है, बशर्ते मेरे बच्चे हों। यदि मेरे विद्यार्थी हैं तो झट से पहचान लेंगे कि इसमें ये है, इसमें ये। देखो असल में समस्या जो ज़्यादा प्रगाढ़ आ रही है ना, वो ये आ रही है कि धातु कौन सा है। उपसर्ग तो याद कर लोगे, धातु कहाँ से याद करोगे बेटे? धातु हमारे पास 4000 हैं, लेकिन हिंदी में जो प्रचलित धातु हैं वो मुश्किल से 50, 60, 70 हैं। उन सारे धातुओं को हमने सूचीबद्ध कर रखा है, उससे बनने वाले तमाम प्रत्ययों का हमने वहाँ पे समाधान कर रखा है। कोई भी शब्द आपको धोखा नहीं देगा। किसी भी शब्द लाइए, किसी भी शब्द को लाइए, सबका विच्छेद करके, तोड़ मरोड़ करके हम बता देंगे कि इसमें देखो कई शब्द ऐसे होते हैं उसमें आप पहले से लगा होता है, और कई शब्द ऐसे होते हैं जो आ उपसर्ग वाला होता है। अब उपसर्ग वाला कौन सा है? जैसे अस धातु है, अस होने के अर्थ में अस धातु है, वही अस आस बन जाता है। तो अब ये धातु का आस है, धातु का अस है, यहाँ उपसर्ग वाला आस नहीं है। तो ये जब तक धातु याद नहीं होगा तब तक आप उपसर्ग और धातु के प्रश्नों को ठीक से नहीं कर पाएंगे।
आइए मैं अंतिम प्रश्न ले रहा हूं, यावत जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? आप जब रट्टा मारोगे ना तो रट्टा मारते समय याद कर लेना, अभिभाव समास में इसका प्रयोग आता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो हमारा इस प्रकार से ये आज का सेशन समाप्त होता है। तो मैंने देखा आपके साथ कि कैसे इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो वो जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, देखिए दो क्रिटिकल हैं, एक तो पारिभाषिक शब्दों वाला और दूसरा प्रकृति प्रत्यय वाला खास करके। और जो हमारा जो हिंदी कोर्स है ना, वो लंबा चौड़ा कोर्स है, देखा जाए ना, जो पूरी जो डिक्शनरी आती है मोटी वाली हिंदी की, वो पूरा का पूरा आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन हम लोग हैं जो छांट के मलाई आपको देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा और आराम से आप टॉप कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।